हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 317 317। क्या पढ़ेंगे? बीएनएस की धारा 317 जो कि आईपीसी की धारा 410, 411, 412, 413, 414 के समरूप है। यानी आईपीसी की धारा 410, 411, 412, 413, 414 के समरूप है। चुराई हुई संपत्ति क्या है, इसमें क्या दंड का प्रावधान है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ लास्ट में वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाएं। इस धारा में चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा दी गई है। बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 1 चुराई हुई संपत्ति को परिभाषित करता है। कोई संपत्ति चुराई हुई है अथवा नहीं, ये प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। केवल ऐसी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आती है जिसका कब्जा, चोरी, उद्यापन, लूट या आपराधिक न्यासभंग अथवा आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा अंतरित हुआ हो। सारांश यह है कि इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रकार की संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति माना जाएगा। नंबर 1, चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। नंबर 2, अपकर्षण द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। नंबर 3, लूट द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। नंबर 4, आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। नंबर 5, आपराधिक न्यासभंग द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। जो संपत्ति जालसाजी अथवा छल द्वारा प्राप्त की गई हो उसे चुराई हुई संपत्ति नहीं कहा जाएगा। चुराई हुई संपत्ति के विषय में निम्न बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, जब तक चुराई हुई संपत्ति का तत्व पूर्ववत बना रहता है वह चुराई हुई संपत्ति मानी जाएगी, भले ही उसके रूप को परिवर्तित कर दिया जाए। अतः चुराए गए सोने के आभूषणों को गलाकर उन्हें सोने के टुकड़े में परिवर्तित किए जाने पर भी वह चुराई हुई संपत्ति बनी रहेगी। फिर से समझिए, अतः चुराए गए सोने के आभूषणों को गलाकर उन्हें सोने के टुकड़े में परिवर्तित किए जाने पर भी वह चुराई हुई संपत्ति बनी रहेगी। परंतु यदि सोने के चुराए गए हार के बदले में कोई दूसरा हार या बैल लिया गया हो तो स्पष्ट है कि इस प्रकार लिया गया हार या बैल चुराई हुई संपत्ति नहीं मानी जाएगी। चुराए हुए सोने के आभूषणों को बेच दिए जाने पर उनसे प्राप्त नकदी को चुराई हुई संपत्ति नहीं कहा जा सकेगा। काबिल बनाम ग्रीन के इंग्लिश वाद में निर्णित किया गया कि चुराई हुई बकरी को मारकर उससे निकले हुए मटन को चुराई गई संपत्ति माना जाएगा, क्योंकि बकरी का मूल तत्व अर्थात मांस पूर्ववत बना रहता है। नंबर 2, यदि चुराई गई वस्तु उसके मालिक के कब्जे में वापस लौटा दी जाए। यदि चुराई गई वस्तु उसके मालिक के कब्जे में वापस लौटा दी जाए और मालिक उस वस्तु को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचते हुए पुनः उस चोर को वापस सौंप दे तो ऐसी दशा में वह चोरी की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। फिर से समझिए, यदि चुराई गई वस्तु उसके मालिक के कब्जे में वापस लौटा दी जाए, जो चोरी हुआ है जिसका है उसको वापस लौटा दिया जाए और मालिक उस वस्तु को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचते हुए पुनः उस चोर को वापस सौंप दे तो ऐसी दशा में वह चोरी की संपत्ति नहीं मानी जाएगी और वह तीसरा व्यक्ति जिसने उस वस्तु को खरीदा है चोरी की वस्तु रखने के अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकेगा, भले ही उसने इस वस्तु को इस जानकारी के साथ खरीदा हो कि वह चोरी की वस्तु है। नंबर 3, प्रत्येक चुराई हुई संपत्ति का कोई न कोई स्वामी या वारिस होना आवश्यक है। बिना वारिस के संपत्ति चुराई नहीं जा सकती। उदाहरण, एक स्वर्ण बुल धार्मिक पर्व पर बिना किसी वारिस के छोड़ा गया हो, चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकता, इसलिए वह चोरी की संपत्ति भी नहीं कहा जा सकेगा। नंबर 4, यह आवश्यक नहीं है कि चोरी करने वाले व्यक्ति को दोष मुक्त किए जाने पर चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी निर्दोष छोड़ दिया जाए। उदाहरण, यदि 7 वर्ष से कम आयु का बालक किसी सोने के हार को चुरा लाता है और उसे किसी अन्य व्यक्ति को कुछ पैसों के लिए या कुछ पैसों के बदले दे देता है तो यद्यपि बालक को, चूंकि बालक क्या है, अवयस्क है, बालक क्या है, अवयस्क है, उसमें देखिए अवयस्क है, उसकी उम्र कितनी है, 7 वर्ष है, 7 वर्ष
से कम है। कितनी है? 7 वर्ष से कम है, जो कि अपवादों के अंतर्गत आता है। हमने आपको बताया भी है अपवादों के बारे में कि अपवादों में क्या कंडीशंस बनती है, अपवादों के अंतर्गत क्या कहा जाता है। तो जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य रहता है वो बीएनएस की धारा किसमें दिया है? बीएनएस की धारा 20 में दिया हुआ है। किसमें? बीएनएस की धारा 20 में, जो जैसे कि अपराध नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य है। फिर से समझिए, उदाहरण, यदि 7 वर्ष से कम आयु के बालक का किसी सोने के हार को चुरा लाता है, 7 वर्ष से कम आयु का बालक कोई सोने का हार चुरा लाता है और उसे किसी अन्य व्यक्ति को कुछ पैसों के बदले दे देता है, तो यद्यपि बालक को बीएनएस की धारा 20 के अंतर्गत अवयस्कता के बचाव के कारण चोरी के अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता, फिर भी उस हार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के अपराध में इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि बीएनएस की धारा 317 के अधीन आरोप के लिए संपत्ति चुराई हुई होना मूल आवश्यक तत्व है। यदि कोई व्यक्ति इस जानकारी के साथ कि संपत्ति चुराई हुई है या चुराई हुई होने की संभावना है उसे प्राप्त करता है या रखता है, तो उसे इस दशा के अधीन आरोपित किया जाएगा। यदि पारिस्थितिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति के पास से बरामद की गई संपत्ति माल चुराई हुई संपत्ति है, तो यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण होगा कि व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता की थी। क्या थी? चुराई हुई वस्तु को छिपाने में सहायता की थी। तो साथियों, अभी हमने चुराई हुई संपत्ति के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे इसी में कि चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना, बेईमानी से प्राप्त करना क्या है। इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है? देखिए, सब क्लॉज 1 हमने बता दिया। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कहता है, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा। मतलब क्या हुआ? स्पष्ट मतलब है इसका कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। इस धारा में, बीएनएस की धारा सब क्लॉज 2 में चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि यह धारा चोरी करने वाले व्यक्ति के प्रति लागू नहीं होती, अपितु उस व्यक्ति पर लागू होती है जो चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है। इस धारा के अपराध के लिए निम्नलिखित तथ्य आवश्यक हैं। अभियुक्त ने चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त की हो या अपने पास रखी हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसे ज्ञात हो अथवा विश्वास करने का कारण हो कि वह संपत्ति चुराई हुई है। नंबर 3, यह तथ्य की संपत्ति चुराई हुई हो। नंबर 4, उक्त संपत्ति अभियुक्त के कब्जे में आने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो। सतीश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में 4 अभियुक्त विष्णु गोपाल, सतीश चंद्र मनोहर तथा विष्णु शंकर। कौन कौन से 4 अभियुक्त हैं? विष्णु गोपाल, सतीश चंद्र, मनोहर लाल तथा विष्णु शंकर ने एक संस्थान के मुनीम की हत्या करके उसके कब्जे से 8,800 रुपये लूट लिए। अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 34 या 411 के साथ पठित धारा 392 व 302 के अंतर्गत अभ्यारोपित किया गया। सभी धारा 392 आईपीसी व 302 के अपराध से दोष मुक्त कर दिए गए तथा विष्णु गोपाल एवं मनोहर लाल को धारा 411 के अपराध से भी दोष मुक्त कर दिया गया। केवल विष्णु शंकर सतीश चंद्र को धारा 411 के अंतर्गत चोरी हुई संपत्ति रखने के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया, क्योंकि उनके कब्जे से क्रमशः 2,000 रुपये और 3100 रुपये बरामद किए गए, जो कि लूटा हुआ धन था। श्रीनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में डकैती में चुराया हुआ कपड़ा घटना के 3 दिन बाद अभियुक्त के कपड़े की दुकान से बरामद किया गया। डकैती की अन्य वस्तुएं अभियुक्त के पास से बरामद नहीं हुई थी। डकैती के चक्षुदर्शी साक्षियों अथवा मारे गए व्यक्ति के मृत्युकालिक घोषणा में अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं था। इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अभियुक्त को केवल धारा आईपीसी की धारा 411 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाना उचित होगा, न कि आईपीसी की धारा 396 के अधीन। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला द्वारा पहने हुए गहने प्रस्तुत करता है जिसकी 3 दिन पूर्व हत्या हुई हो और उसके पास इस बात का कोई समाधान कारक उत्तर न हो कि उसने गहने कहाँ से या कैसे प्राप्त किए, तो स्पष्ट है कि इसमें उसका बेईमानी पूर्ण आशय विद्यमान था। अतः वह धारा 411 यानी बीएनएस की धारा 317 सब क्लॉज 2 के अपराध का दोषी रहेगा।
विश्वनाथ बनाम राज के बाद में अभियुक्त के विरुद्ध चोरी हुई घड़ी रखने का आरोप सिद्ध हो चुका था, अतः उसे धारा 411 के अंतर्गत केवल 125 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया, क्योंकि अपराध की घटना को कई वर्ष बीत चुके थे तथा अभियुक्त 1 माह तक विचाराधीन कारावासी के रूप में जेल में रह चुका था। इस धारा के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि की जाने के पूर्व कथित चुराई गई संपत्ति की शिनाख्त की जाना आवश्यक है। क्या किया जाना? चुराई हुई वस्तु की शिनाख्त यानी पहचान कराई जाना आवश्यक है। यदि चुराई हुई संपत्ति पहचानी नहीं जाती तो अभियुक्त को धारा 411 के अंतर्गत सिद्ध दोष नहीं किया जा सकेगा। मेवाराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में अभियुक्त के पास से बरामद की गई चुराई हुई घड़ी की शिनाख्त न होने की वजह से उसकी धारा 411 के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया। नारायण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में अभियुक्त के पास से डकैती की संपत्ति बरामद की गई। अभियुक्त यह साबित करने में सफल रहा कि जब उसके द्वारा उक्त संपत्ति का क्रय किया गया था उस समय उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह डकैती की संपत्ति है, अतः उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि इसे धारा 411 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने का अपराध माना जाना चाहिए, न कि धारा 412 के अधीन डकैती से संबंधित संपत्ति को प्राप्त करने का अपराध। तो साथियों, हमने बताया बीएनएस की धारा 317 सब क्लॉज 2 जो कि चुराई हुई संपत्ति बेईमानी पूर्वक रखेगा उसे सजा कितनी मिलेगी? 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सिद्ध दोष होने पर क्या किया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 317 सब क्लॉज 3। क्या पढ़ेंगे? 317 का सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 क्या कहता है? जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा जिसके कब्जे के विषय में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई थी, मतलब डकैती डार करके जो संपत्ति ली गई थी, डकैती डार करके जो प्राप्त की गई थी संपत्ति, उसको बेईमानी पूर्वक अपने पास रखेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। इस धारा के अनुसार अब डकैती के अपराध में, इस धारा के अनुसार डकैती के अपराध में चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना एक गंभीरतम अपराध माना गया है। अब्दुल शकूर बनाम असम राज्य के बाद में यह अब निर्धारित किया गया कि आईपीसी की धारा 412 के अंतर्गत अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए उसके विरुद्ध निम्नलिखित बातें साबित की जाना आवश्यक है। पहली यह कि प्रश्नगत संपत्ति चुराई गई है। नंबर दूसरा, अभियुक्त ने उसे बेईमानी से प्राप्त किया है या रखा है। नंबर तीसरा, अभियुक्त को यह ज्ञात था या विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण था कि प्रश्नगत संपत्ति डकैती करते समय चुराई गई है। छोटेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सका कि अभियुक्त वास्तव में डकैतों में से एक था, परंतु उसके बारे में यह अवधारणा करने के लिए पर्याप्त कारण था कि वह डकैतों द्वारा अंतरित संपत्ति का प्राप्तकर्ता हो सकता था, अतः उसे उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 397 के अंतर्गत दंडित न करते हुए धारा 412 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया। अमर सिंह बनाम राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यदि डकैती में लूटी हुई संपत्ति डकैती की घटना के तत्काल बाद अभियुक्त के पास से बरामद की जाती है तो अभियुक्त को धारा 395 आईपीसी के अंतर्गत सिद्ध दोष किए जाने के बजाय धारा 412 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाना न्यायोचित होगा। परंतु जहां डकैती से क्षतिग्रस्त व्यक्ति और उसके माता पिता द्वारा अन्य डकैतों सहित अभियुक्त का भी डकैती में शामिल होना स्वयं देखा हो और उसकी पहचान कर ली गई हो तो ऐसी दशा में अभियुक्त को आईपीसी की धारा 395 के अधीन ही दंडित किया जाना चाहिए, न कि धारा 412 के अंतर्गत। दिलीप मलिक बनाम राज्य के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि जहां अभियुक्त को डकैती के अपराध के लिए सिद्ध दोष पाया गया वहां उसे डकैती की संपत्ति प्राप्त करने या रखने के अपराध के लिए भी धारा 412 के अधीन पृथक से दोषित नहीं किया जाएगा। ताहिर मोहम्मद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में 2 अभियुक्तों में एक अभियुक्त द्वारा डकैती से लूट में प्राप्त संपत्ति लेने के तथ्य की संस्वीकृति के परिणामस्वरूप उसके पास से बरामद की गई संपत्ति को ग्राह्य माना गया और इस आधार पर दूसरे अभियुक्त को भी धारा 412 के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जाकर उसे उसके द्वारा भोगे गए कारावास की अवधि से दंडित किया जाना न्यायोचित माना गया। साथियों, जो हम आपको जजमेंट बता रहे हैं इनमें जो हम सेक्शन बोलते हैं वो सेक्शन आईपीसी के ही हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई जजमेंट बीएनएस का हुआ नहीं है। नारायण प्रसाद तथा अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में
अपीलार्थी सहित 2 अन्य अभियुक्तों अब्बास खान तथा रहीम खान को डकैती के जेवरात तथा सोने चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं रखने के आरोप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 412 के अंतर्गत प्रत्येक को 10 वर्ष के शासन कारावास तथा 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। यद्यपि इसका कोई सबूत नहीं मिला कि अभियुक्तों को उक्त आभूषणों को खरीदते समय यह जानकारी थी कि वह डकैती करके चुराया हुआ माल है। उनका कथन है कि उन्होंने जिस व्यक्ति से ये आभूषण खरीदे थे उससे इसकी बाकायदा रसीद प्राप्त की थी, परंतु उसे विक्रेता को प्रतिपक्ष के गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपील में सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथन किया कि उक्त परिस्थिति में अभियुक्तों को धारा 412 की बजाय 411 आईपीसी के अंतर्गत चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के आरोप के लिए दोष सिद्ध की जाना न्यायोचित होगा। अतः न्यायालय ने अभियुक्तों के दंड को घटाकर धारा 411 के अनुसार 3 वर्ष कर दिया तथा आदेशित किया कि उनकी जमानत पर रिहाई रद्द करके उन्हें शेष कारावास की सजा भोगने के लिए तत्काल जेल भेजा जाए। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 3, जिसमें डकैती के दौरान चुराई गई या अंतरित की गई संपत्ति को जानते हुए बेईमानी पूर्वक रखेगा, सिद्ध दोष होने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या है दंड? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 4। क्या पढ़ेंगे? बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 4। जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है। क्या है? वह चुराई हुई संपत्ति है। चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना, मतलब जो लोग चुराई हुई संपत्ति का हैबिचुअल ऑफेंडर है, उस प्रकार का व्यापार ही करते हैं। तो उस स्थिति में यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब अभियुक्त चुराई हुई संपत्ति का व्यापार करने का अभ्यस्त हो, हैबिचुअल हो। अभियुक्त चुराई हुई संपत्ति का व्यापार करने या उसे बैनित करने का अभ्यस्त तथा तब माना जाएगा जब उसने विभिन्न स्थानों पर लूट की संपत्तियों को अलग अलग जगह भिन्न भिन्न तिथियों को प्राप्त किया हो। क्या किया हो? भिन्न भिन्न तिथियों में प्राप्त किया हो। सिद्ध दोष होने पर आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 317 सब क्लॉज 4 में दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसी में 5 सब क्लॉज बीएनएस की धारा 317 का। बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 5 क्या कहता है? जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या बैनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता करेगा जिसके विषय में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है। देखिए साथियों, इसमें मदद करने वाले को भी मूल्य मनाया जाएगा। कैसी मदद? चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। इस धारा के अंतर्गत चोरी की संपत्ति को छिपाना या छिपाने में सहायता करना दंडनीय अपराध माना गया है। इस धारा के अपराध के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। अभियुक्त को यह जानकारी हो या विश्वास करने के लिए उचित कारण हो कि प्रश्नगत संपत्ति चुराई हुई है। नंबर 2, अभियुक्त ने उस संपत्ति को छिपाने, बयान करने या इधर उधर करने में स्वेच्छा भाग लिया हो। क्या किया हो? स्वेच्छा भाग लिया हो। हरि सिंह बनाम सम्राट के बाद में एक टैक्सी ड्राइवर कुछ यात्रियों को लेकर टैक्सी में जा रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात कारणवश जब टैक्सी एक जगह रुकी तो उसमें से 2 यात्री उतरे और उन्होंने वहां से 3-4 गज दूर खड़े एक व्यक्ति को लूटकर उसके 50 रुपये छीन लिए। तत्पश्चात वे दोनों वापस टैक्सी में आकर बैठ गए तथा ड्राइवर ने लूटे गए व्यक्ति की चीख पुकार की अनदेखी करते हुए टैक्सी तेज गति से आगे बढ़ा दी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि ड्राइवर ने लुटेरों को लूट कर धन लेकर भागने में सहायता की थी, इसलिए वह भी धारा 414 के अंतर्गत अपराध का दोषी है। यानी बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 5 के अंतर्गत दोषी है। दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या प्रावधान है? 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 317 चुराई हुई संपत्ति, जिसके 5 सब क्लॉज हैं। हमने एक एक करके बताए हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे चीटिंग के विषय में। अगला जो टॉपिक है हमारा छल के विषय में। छल मीन्स चीटिंग क्या होती है, चीटिंग के विषय में हम आपको बताएंगे।
जो कि बीएनएस की धारा 318 है और आईपीसी की धारा 415, 417, 418, 420 के समरूप है छल। 318 बीएनएस की धारा 318 किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 415, 417, 418, 420 के समरूप है छल। छल में सब क्लॉज 1 छल को बताता है और बाकी दंड को बताते हैं। तो छल के अपराध के अंतर्गत व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को छल के अपराध के अंतर्गत व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से या कपटपूर्ण तरीके से धोखा देकर उसकी संपत्ति को अभिप्राप्त करता है, यानी कब्जे में लेता है अपने, या उसे धोखा देकर। फिर से समझिए, छल के अपराध के अंतर्गत व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से या कपटपूर्ण तरीके से धोखा देकर उसकी संपत्ति को अभिप्राप्त करता है या उसे धोखा देकर संपत्ति का परिधान करने के लिए उत्प्रेरित करता है। छल का उद्देश्य सदोष लाभ और सदोष हानि कारित करना है। इस धारा में दी गई छल की परिभाषा के आधार पर इस अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला, किसी व्यक्ति को धोखा दिया गया हो। क्या किया गया हो? किसी व्यक्ति को धोखा दिया गया हो। नंबर दूसरा का सब क्लॉज ए, इस प्रकार धोखा दिए गए व्यक्ति को बेईमानी से कपट पूर्वक क्या किया गया हो? नंबर 2A का सब क्लॉज 1, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति परिधान करने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो। मतलब इस प्रकार से उत्प्रेरित किया गया हो कपट पूर्वक बेईमानी से कि सामने वाला आपको संपत्ति अपनी दे दे। नंबर दूसरा, यह जो संपत्ति है, जो संपत्ति दे रही है, यह सहमति देने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो। मतलब जो सामने वाले व्यक्ति ने संपत्ति दी है उसको संपत्ति देने के लिए, यानी उस संपत्ति को प्रदान करने की सहमति देने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो। तो ये हो गया 2A में सब क्लॉज 2। नंबर B क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति को इस प्रकार धोखा दिया गया हो उसे सासे कोई ऐसा कार्य या कार का लोभ करने के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसे यदि उसे इस प्रकार धोखा ना दिया गया होता तो वह ना करता। तो ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? उक्त कार्य या कार लोभ। देखिए, उक्त कार्य या कार लोभ ऐसा होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को जिसे उत्प्रेरित किया गया है कोई शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक हानि या नुकसान हुआ हो या होने की संभावना हो। देखिए, कार्य लोभ का मतलब क्या होता है? कार्य लोभ का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। अगर वह देख रहा है कि सामने कोई अपराध घटित हो रहा है, एक ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी एक रास्ते से निकल रहा है और सब बगल में विवाद होते हुए देख के वहाँ नहीं रुकता है, ना ही मौके पे पहुँचता है, ना ही किसी प्रकार से अपराधी को पकड़ता है, तो इस स्थिति में ये माना जाएगा कि उसने कार्य का लोभ किया, यानी उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी वह कार्य करना, यानी अपराध रोकना, लेकिन उसने नहीं किया। तो उक्त कार्य कार लोभ ऐसा होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को जिसे उत्प्रेरित किया गया है कोई शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक हानि या नुकसान हुआ हो या होने की संभावना हो। इस धारा के अधीन छल के केवल सर्वसाधारण मामले ही आते हैं। यदि छल द्वारा किसी संपत्ति का परिधान हुआ है यदि छल द्वारा किसी संपत्ति का परिधान हुआ है, किसी मूल्यवान संपत्ति को नष्ट किया गया है, तो उस दशा में इस धारा के प्रावधान लागू होंगे। संपत्ति, इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई वस्तु संपत्ति है, कोई वस्तु संपत्ति है अथवा नहीं है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका पैसों में या बाजार में कोई वास्तविक मूल्य है अथवा नहीं। जिस व्यक्ति ने उस वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर प्राप्त किया है, यदि वह उसे मूल्यवान समझता है तो इस धारा के अर्थ में वह वस्तु संपत्ति मानी जाएगी। उदाहरण, परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पासपोर्ट आदि को इस धारा के संदर्भ में संपत्ति माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने एस.डब्ल्यू. पलनीटकर बनाम बिहार राज्य के बाद में धारा 415 के अंतर्गत छल के आवश्यक तत्वों का उल्लेख करते हुए एक वाद पुनः दोहराया है। नंबर 1,
किसी व्यक्ति को धोखा देकर बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक उत्प्रेरित किया गया हो। नंबर दूसरा, जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया हो उसे किसी अन्य व्यक्ति को किसी संपत्ति का परिधान करने यानी डिलीवरी एनी प्रॉपर्टी या यह सहमति देने के लिए कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति को अपने पास रखेगा के लिए उत्प्रेरित किया गया है। जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया हो उसे सासे कोई कार्यकार का लोभ के लिए उत्प्रेरित किया गया हो, जैसे यदि उसे धोखा न दिया गया होता तो वह ना करता। उपरोक्त के अंतर्गत आने वाले मामलों में कार्यकार का लोप ऐसा होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को जिसे उत्प्रेरित किया गया है कोई शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपत्तिक हानि या नुकसानी हुई हो या होने की संभावना हो। अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण होता है और उसे विदेश जाने के लिए अधिकृत करता है। अतः निसंदेह ही यह व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए मूल्यवान संपत्ति माना जाना उचित होगा। सदोष लाभ या हानि। छल के अपराध के लिए किसी व्यक्ति को सदोष लाभ या सदोष हानि होना या इसकी संभावना होना आवश्यक है। हानि मानसिक शारीरिक प्रतिष्ठा संबंधी या संपत्ति संबंधी इनमें किसी प्रकार की भी हो सकती है। सदोष हानि और सदोष लाभ होने की इसकी संभावना होना आवश्यक है। हानि मानसिक शारीरिक प्रतिष्ठा संबंधी या संपत्ति संबंधी इनमें से किसी प्रकार की भी हो सकती है। के कृष्णमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में अभियुक्त मद्रास चिकित्सा सेवा में अस्थायी रूप से सहायक चिकित्सक के पद पर कार्य कर रहा था। उसने अपने नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम तथा शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में मिथ्या व्यपदेशन करते हुए मद्रास लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित स्थायी सहायक चिकित्सक के पद हेतु आवेदन किया तथा आयोग ने उसका चयन करके उसका नाम नियुक्त हेतु मद्रास सरकार को भेज दिया तथा वह उक्त पद पर नियुक्त होकर अनेक वर्षों तक वेतन आदि लेता रहा। जब अभियुक्त के मिथ्या व्यपदेशन का पता चला तो उसके विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत अभियोजन चलाया गया। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यद्यपि अभियुक्त ने मद्रास लोक सेवा आयोग के साथ छल किया था जो एक स्वतंत्र परामर्शदात्री संस्था है, फिर भी इसे सरकार के साथ छल माना जाएगा क्योंकि इससे अभियुक्त को सदोष लाभ हुआ और मद्रास सरकार को सदोष हानि। इसी प्रकार सुनील कुमार दत्त बनाम राज के बाद में एक सवर्ण व्यक्ति ने स्वयं को अनुसूचित जाति का मिथ्या व्यपदेशन करते हुए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में चयनित होने में सफलता प्राप्त की। उसे इस धोखाधड़ी के लिए धारा 429 के अधीन सिद्ध दोष किया गया क्योंकि उसने संघ लोक सेवा आयोग तथा भारत सरकार के साथ छल किया था। कपट पूर्वक या बेईमानी से इस धारा के लागू किए जाने हेतु अभियुक्त का उस समय का आशय विचार में लिया जाता है जब उसने बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक छल किया है। चिंतामण बनाम धानेश्वर के बाद में मकान खरीदने के पहले जब अभियुक्त से पूछा गया कि मकान पर किसी प्रकार का भार तो नहीं हो तो अभियुक्त ने सासे यानी जानबूझकर धोखा देने के आशय से जवाब दिया कि मकान सभी प्रकार के भारों से पूर्णतः मुक्त है। बाद में मकान खरीदे जाने पर वह भारयुक्त पाया गया, अतः ऐसे बाद में अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया। भारयुक्त मतलब किसी प्रकार का ऋण लोन। GV राव बनाम LHV के प्रसाद के बाद में पिटिशनर एक सवर्ण जाति का उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था जो हैदराबाद के सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र में पोस्ट डॉक्टरेट फेलो के पद पर कार्यरत था। उसने 10 जुलाई 1996 को धारा 415, 419, 420, 34 के अंतर्गत न्यायालय में प्रत्यार्थियों के विरुद्ध छल का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया। उसका कथन था कि उसका विवाह दिनांक 27 जून 1994 को एक ऐसी लड़की से किया गया जिसे प्रत्यार्थियों ने उच्च जाति का बताया था, लेकिन विवाह के 2 वर्ष बाद उसे यह पता चला कि वास्तव में वह लकड़ी कोंडा कंपू नामक निचली जाति की थी तथा प्रत्यार्थियों ने स्वयं को लड़की सहित उच्च जाति का बताते हुए उसके साथ दुर्व्यपदेशन तथा छल किया। दुर्व्यपदेशन। प्रत्यार्थियों ने पिटिशनर के परिवार के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा में CRPC की धारा 482 के अधीन समय बाधित होने की दलील प्रस्तुत की, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए परिवाद खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध पिटिशनर ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।
कहा कि उच्च न्यायालय ने खारिज किया, तो उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए विनिश्चित किया कि एक डीएनए फिंगरप्रिंट वैज्ञानिक के नाते पिटिशनर को यह ज्ञात होना चाहिए कि मानव जीवीय तकनीकी में जाति का कोई महत्व नहीं होता है, अतः उसकी अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। हरि माझी बनाम राज के बाद में अभियुक्त ने एक लड़की तथा उसके माता पिता को वचन दिया कि वह उस लड़की से विवाह करेगा और इसके बाद वह 1 वर्ष से अधिक समय तक उस लड़की से लैंगिक संबंध बनाए रहा। उसने ग्राम पंचायत में लड़की का उससे गर्भ धारण किया जाना स्वीकार किया, परंतु वह किसी दूसरी लड़की से विवाह करने के लिए अन्यत्र चला गया। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त को छल के अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह साबित नहीं हो सका था कि विवाह करने का वचन देते समय अभियुक्त का आशय कपटपूर्ण तथा धोखा देने का था। इस मामले में न्यायालय ने जयंती राणा पंडा बनाम राज के अपने पूर्व निर्णय का संदर्भ देते हुए कहा कि यदि कोई वयस्कता प्राप्त लड़की विवाह के वचन के आधार पर स्वयं को लैंगिक रिलेशनशिप के लिए प्रस्तुत करने को तैयार हो, तो ऐसी दशा में वह गर्भवती होने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी तथा वह धारा 90 भ्रम के कारण सहमति देने का सहारा लेते हुए अपनी अनैतिकतापूर्ण कृत्य का दायित्व किसी अन्य पर नहीं थोप सकती। छल के अपराध का मूल तत्व धोखा देना है। केवल किसी वचन की पूर्ति में असफल रहना मात्र इस धारा के अंतर्गत छल का अपराध नहीं माना जाएगा। माल की गुणवत्ता के बारे में अति प्रशंसा। उल्लेखनीय है कि विक्रेता द्वारा अपने माल की गुणवत्ता के संबंध में मिथ्या व्यपदेशन तथा अति प्रशंसा इस धारा के अंतर्गत छल की कोटि में नहीं आते हैं, लेकिन यदि बेचा गया माल निरूपित माल से पूर्णतः भिन्न हो और विक्रेता के वर्णानुसार उससे मेल ना खाता हो, तो वह छल का अपराध माना जाएगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति शुद्ध दूध कहकर मिलावटी दूध बेचता है और उसे ज्ञात है कि उस दूध में आधा दूध और आधा पानी है, तो वह छल के अपराध का दोषी होगा। अर्जुन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि छल से संबंधित विधि पर्याप्त रूप से व्यापक है, क्योंकि इसमें दंड संहिता की कुल 15 धाराओं का समावेश है, जिनमें छल के विभिन्न प्रकार के अपराधों का गंभीरता के अनुसार उसके लिए देह दंड सहित प्रावधान है। इस बात में अभियोजन यह साबित करने में पूर्णतः सफल रहा कि अभियुक्त को उसके द्वारा कार्य छल कपट की जानकारी थी और उसमें उसका आशय भी छल करने का था, क्योंकि वह सार्वजनिक लोगों को दोषपूर्ण हानि करना चाहता था। एक खोसला बनाम टी.एन. वेंकटेशन के बाद में यह विनिश्चित किया गया कि बिक्री के लिए रखे गए माल की गुणवत्ता की अति प्रशंसा इस धारा के अंतर्गत छल का अपराध नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि चेक अनादृत हो जाएगा, किसी अन्य को वह चेक उसकी रकम की अदायगी के रूप में देता है, तो वह छल के अपराध का दोषी होगा। यदि कोई व्यक्ति रेल के निचले दर्जे का टिकट लेकर ऊंचे दर्जे में यात्रा करता है, यह निर्धारित वजन से अधिक वजन के लिए लगेज किराया देने से बचने के लिए अपने सामान का कुछ भाग एक सहयात्री को अंतरित करता है, तो यह छल का अपराध नहीं होगा। क्या है? यह छल का अपराध नहीं होगा। सम्राट बनाम शिव प्रसाद के बाद में यह अब निर्धारित किया गया है कि किसी कोरे कागज पर किसी व्यक्ति के अंगूठे का निशान लगवा लेना छल के प्रयास का अपराध हो सकता है, परंतु जब तक उसके ऊपर कुछ लिखा ना जाए, ना तो वह छल होगा ना छल का प्रयास। हीरालाल हरिलाल भगवती बनाम सीबीआई नई दिल्ली के बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः स्पष्ट किया कि अभियुक्त के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत छल का अपराध साबित करने के लिए परिवादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना आवश्यक होगा कि वचन देते समय या करार करते समय अभियुक्त का आशय कपटपूर्ण या बेईमानी करने का था, अतः केवल वचन भंग सिद्ध कर देने मात्र से अपराधी के विरुद्ध छल के अपराध की अवधारणा नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? छल की अवधारणा नहीं की जा सकती है। सुरेश बनाम महादेव पप्पा से दन्नाओं के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि मकान के क्रय संबंधी संविदा का उल्लंघन या अपालन में सिविल न्यायालय में वाद योग होगा, अतः इसे प्रथम दृष्टया इस धारा के अंतर्गत छल के अपराध का सृजन नहीं होता है। छल का प्रयास क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। छल का प्रयास अन्य अपराधों के प्रयास की भांति छल का प्रयास भी बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत दंडनीय होगा। क्या होगा? बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत दंडनीय होगा। उदाहरण, यदि कोई छद्म चिकित्सा व्यवसायी अपने कोई नेम प्लेट या लेटर हेड पर ऐसी उपाधि का
ऐसी उपाधि का उल्लेख करता है जो वास्तव में धारित नहीं है। फिर से समझिए, कोई डॉक्टर है जिसने क्या किया है, ऐसी उपाधि का उल्लेख किया है जबकि वह ऐसी उपाधि धारित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ऐसी उपाधि धारित नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साथियों? ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि उसने ये कार्य किया। तो साथियों बीएनएस की धारा 62 है। अब प्रयास, पहले क्या थी आईपीसी में 511 थी, अब क्या है 62 है, यानी 62। तो अन्य अपराधों के प्रयास की भांति छल का प्रयास भी धारा 318 और 62 के अंतर्गत दंडनीय होगा। उदाहरण, यदि कोई छद्म चिकित्सा व्यवसायी अपनी नेम प्लेट या लेटर हेड पर ऐसी उपाधियों में से डिग्रीज का उल्लेख करता है जो वास्तव में धारित नहीं करता है, तो उसे धारा 318 और 62 के अंतर्गत छल के प्रयास के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। छल और उद्यापन में अंतर क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। छल और उद्यापन में क्या अंतर है, ये भी हम आपको बता देते हैं। यद्यपि छल और उद्यापन दोनों ही अपराधों में सदोष लाभ अथवा सदोष हानि का तत्व विद्यमान होना आवश्यक है तथा दोनों ही अपराधों में अभियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को चल या अचल संपत्ति का परिधान करने के लिए विवश करता है, परंतु फिर भी दोनों अपराध एक दूसरे से भिन्न है। कैसे भिन्न है समझिए। नंबर 1, छल के अपराध में किसी व्यक्ति को धोखा देकर संपत्ति का परिधान करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है छल के अपराध में, जबकि उद्यापन में अभियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देकर उसे संपत्ति का परिधान करने के लिए विवश करते हैं। उत्प्रेरित यानी इस प्रकार से प्रेरित करना कि वह संपत्ति दे छल में, और इसमें उद्यापन में धमकी। नंबर 2, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कपट पूर्वक या बेईमानी से कोई संपत्ति परिधान करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह छल का अपराध होता है, परंतु जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देकर या अभित्रास से संपत्ति देने के लिए विवश करता है तो वह उद्यापन का अपराध होता है। छल तथा उद्यापन दोनों ही अपराधों की विषय वस्तु चल अथवा अचल संपत्ति हो सकती है। क्या हो सकती है? चल अथवा अचल संपत्ति हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 318 सब क्लॉज 2। अभी हमने पढ़ा बीएनएस की धारा 318 सब क्लॉज 1 छल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सब क्लॉज 2 जिसमें दंड का प्रावधान है। छल के लिए दंड क्या है? छल के लिए जो कोई छल करेगा उसे 3 वर्ष तक का कारावास, क्या होगा? 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। साथियों अगला क्या कहता है 318 का सब क्लॉज 3। इसमें कुछ उदाहरण भी हम बता देते हैं छल के दंड के 1-2, उसके बाद फिर हम सब क्लॉज 3 में आएंगे। अनिल चंद्र पीताम्बरा दास बनाम राजेश के बाद में अभियुक्त ने लड़की को पूर्णतः स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बताकर परिवादी से उसका विवाह करा दिया, परंतु विवाह के बाद यह पाया गया कि उस लड़की की आंखें कमजोर थीं तथा वह मूत्र संबंधी संक्रमण रोग से भी ग्रसित थी। तथापि परिवादी का परिवाद खारिज कर दिया गया। निवेदित है कि इस निर्णय का औचित्य शंकास्पद है। जहां अभियुक्त होटल में खाना खाकर बिल चुकाए बिना चल दिया हो और उसने अपना नाम व पता होटल में न छोड़ा हो तो उसे इस धारा के अंतर्गत छल के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। रविचंद्रन बनाम मरियम्माल के बाद में अभियुक्त एक लड़की से प्रेम करता था तथा दोनों प्रयास साथ साथ रहते थे। एक दिन अभियुक्त ने लड़की को उसके साथ लैंगिक संभोग करने के लिए इस मिथ्या व्यपदेशन के साथ उत्प्रेरित किया कि वह शीघ्र ही उससे विवाह कर लेगा। इस मिथ्या व्यपदेशन पर विश्वास करते हुए लड़की इस कृत्य के लिए सहमत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे गर्भ ठहर गया। यह तथ्य सभी को ज्ञात हो गया, परंतु अभियुक्त ने उस लड़की से विवाह करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त धारा 417 यानी आईपीसी की धारा 417 के अंतर्गत छल के लिए दोषी था, क्योंकि यदि वह लड़की से विवाह का मिथ्या वचन न देता तो वह उसके साथ संभोग के लिए तैयार न होती, जो उसके गर्भ धारण का कारण बना। इस मामले में अभियुक्त द्वारा यह तर्क कि छल का अपराध संपत्ति से संबंधित अपराधों के अध्याय में समाविष्ट होने के कारण उसका प्रकरण इस धारा के अंतर्गत नहीं आता, न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया। निवेदित है कि यदि इस बात में अभियुक्त यह तर्क प्रस्तुत करता कि लड़की के व्यस्क होने के कारण उसे यह ज्ञात होना चाहिए था कि किसी भी स्थिति में
विवाह के पूर्व लैंगिक संभोग अवैध होता है और फिर भी वह इस कृत्य के लिए सहमत हुई तो संभवतः न्यायालय द्वारा उसकी यह दलील स्वीकार कर भी ली जाती। तो साथियों, इसमें दंड का प्रावधान कितना है? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा सिद्ध दोष होने पर। अब हम पढ़ेंगे इसी में आगे सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 क्या कहता है? जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह संभाव्य है कि वह तद द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि क्या करेगा? तद द्वारा सदोष हानि पहुंचाए जिसका हित उस संव्यवहार में जिसे वह छल संबंधित है संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबाद था। साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबाद है, जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबाद है, फिर भी इस छल के साथ कि उसको सदोष हानि हो सकती है। ज्ञान के साथ छल करना, इस ज्ञान के साथ छल करना। यह धारा छल का एक अन्य गंभीर स्वरूप प्रस्तुत करती है जिसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सब क्लॉज 3 के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है कि यह एक गंभीर स्वरूप प्रस्तुत करती है जिसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाई जाना छल माना गया है जिसके हित की रक्षा करने के लिए वह व्यक्ति विधिता बाध्य है। अतः इस धारा के अंतर्गत बैंकर, सॉलिसिटर, अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक, कंपनी के निदेशक, हिंदू परिवार के प्रबंधक आदि द्वारा उनके हितग्राहियों के प्रति किए गए छल के लिए दंड का प्रावधान है। इस धारा का मूल उद्देश्य यह है कि विश्वस्तता पर आधारित संबंधों के दुरुपयोग के लिए दोषी व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। जहां किसी बैंक के निदेशक तथा प्रबंधक अपनी संस्था के सदोष लाभ के लिए तथा अंशधारियों एवं पूंजी निवेशकों को सदोष हानि कारित करने के उद्देश्य से अपने बैंक की गलत एवं भ्रामक या गुमराह करने वाला तुलन पत्र व लाभ हानि यानी ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार निवेशकों को पूंजी लगाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं तो उन्हें इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष करके दंडित किया जा सकेगा। कौन सी धारा के अंतर्गत? 318 का सब क्लॉज 3। एक उदाहरण हम देते हैं। एस शंकर मणि बनाम निवार रंजनन परिदा के बाद में बैंक अधिकारियों ने अपने बैंक के लिए एक भवन किराए पर लेने का वचन भवन के मालिक को दिया, परंतु बाद में कुछ अपरिहार्य कारणों से जो कि उनके नियंत्रण के बाहर थे उन्होंने वह भवन किराए पर लेने से इनकार कर दिया। भवन के मालिक ने उनके विरुद्ध धारा 418 के अंतर्गत छल का आरोप लगाते हुए परिवार दायर किया। उसने यह विश्वास करते हुए कि भवन को आधुनिकतम बनाने के लिए जो व्यय किया जाएगा वह बैंक उसे देगी। उस भवन की मरम्मत कराई, परंतु बैंक द्वारा भवन लेने से इनकार किए जाने के कारण उसे सदोष हानि हुई थी। न्यायालय ने परिवाद खारिज करते हुए कहा कि यह मामला दीवानी कार्रवाई से संबंधित होने के कारण इसके लिए धारा 418 का आश्रय लिया जाना न्यायोचित नहीं है। वस्तुतः यह वचन भंग का दीवानी प्रकरण है। क्या है? वचन भंग का दीवानी प्रकरण है। अब इसके आगे जिसमें दंड का प्रावधान क्या है? जिसमें दंड का प्रावधान है इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबाद है। 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा सिद्ध दोष होने पर। क्या किया जाएगा? 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 318 का सब क्लॉज 4 यानी लास्ट क्या कहता है? जो कोई छल करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे तो इसमें दंड का प्रावधान है। 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि ये थोड़ा सा 318 सब क्लॉज 2 का गंभीर स्वरूप है। क्या है? 318 सब क्लॉज 2 का गंभीर स्वरूप है। यह धारा ऐसे छल के प्रति लागू होती है जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया है उसे संपत्ति का प्रदान या नष्ट करने के लिए या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को परिवर्तित करने या नष्ट करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। इस धारा के मुख्य 2 तत्व हैं। पहला, प्रवंचना अर्थात धोखा दिया जाना। पहला क्या है? प्रवंचना अर्थात धोखा दिया जाना। नंबर 2, किसी व्यक्ति को संपत्ति प्रदान करने या उसे नष्ट करने के लिए उत्प्रेरित करना।
उच्चतम न्यायालय ने समीर सहाय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में अभिकथन किया कि केवल पूर्व में दिया हुआ कोई वचन पूरा करने में विफल रहने मात्र को अनुचित छल नहीं माना जा सकता। इस बात में न्यायालय ने स्वयं द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय दलीप कौर बनाम जगन्नाथ सिंह को उद्धृत किया, जिसमें इस धारा के अंतर्गत छल के अपराध के आवश्यक तथ्यों का उल्लेख निम्नानुसार किया गया। नंबर 1, किसी व्यक्ति को धोखा दिया जाना। नंबर 2, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति परिधान यानी देने के लिए परिधान करने हेतु बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक उत्प्रेरित करना। नंबर 3, सहमति देना कि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति अपने पास रखे रहेगा। नंबर 4, किसी व्यक्ति को साहस जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करने या कार्य का लोभ करने के लिए उत्प्रेरित करना जो वह नहीं करेगा। ईश्वरलाल गिरधारी लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि इस धारा के संदर्भ में शब्द संपत्ति से तात्पर्य यह नहीं है कि वह कोई वस्तु ही हो जिसका प्रवंचित मतलब धोखा दिए गए व्यक्ति के लिए धन में या बाजार में कोई वास्तविक मूल्य हो, परंतु छल करने वाले अभियुक्त की नज़रों में उसका धन में या बाजार में कोई मूल्य होना आवश्यक है। उदाहरण, किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जारी किया गया प्रवेश पत्र इस धारा के अर्थ में संपत्ति मानी जाएगी, भले ही उसका कोई आर्थिक मूल्य ना हो, क्योंकि परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी के लिए उसका अत्यधिक मूल्य है। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस या उसकी प्रतिलिपि को इस धारा के प्रयोजन के लिए संपत्ति माना गया है। जहां कुछ वित्तकारों यानी फाइनेंसरों ने सामूहिक रूप से मिलकर षड्यंत्र करके कूट करेंसी नोट देकर बिल्डर को धोखा दिया हो, उन्हें इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाना उचित होगा। अब्दुल्ला मोहम्मद बनाम राज के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी ठेकेदार के साथ मिलकर सरकार के साथ छल का षड्यंत्र करता है, परंतु उसने सभी कार्य निम्नानुसार किए हों, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। हालीराम बनाम सुरेंद्र कुमार के बाद में विनिश्चित किया गया कि यदि छल के अपराध से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को दीवानी न्यायालय में सिविल उपचार उपलब्ध हो सकता है, तो आईपीसी की धारा 420 का आश्रय लिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। किसी संविदा का भंग होना इस धारा के अंतर्गत दंडिक कार्रवाई का आधार नहीं बन सकता है। अतः क्रय विक्रय की किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन जिसके अंतर्गत कोई माल या संपत्ति प्राप्त की गई है, इस धारा के अंतर्गत छल का अपराध घटित नहीं करता। अजय मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दोषी आशय गिल्टी इंटेंशन छल के अपराध के लिए अनिवार्य संघटक या तत्व है। दूसरे शब्दों में अभियुक्त को छल के अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जा सके, उसके पूर्व उसकी आपराधिक मना स्थिति स्थापित की जानी चाहिए, जब तक परिवाद में यह दर्शित ना हो कि जिस समय परिवादी ने धन दिया उस समय अभियुक्त का आशय बेईमानी या कपटपूर्ण था, तब तक वह आईपीसी की धारा 420 में अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आएगा तथा केवल वह संविदा भंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कोटि में आएगा। छल का अपराध घटित करने के लिए प्रवंचित करने का आशय इंटेंशन टू डिसीव उस समय विद्यमान होना चाहिए जब उत्प्रेरणा दी गई थी संपत्ति प्राप्त करने के लिए। संगीताबेन महेंद्र भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि परिक्राम लिखित अधिनियम के अंतर्गत चेक का अनादरण तथा भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक न्यास भंग में छल और दुष्प्रेरण के लिए भिन्न भिन्न तत्व हैं। इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध चेक का अनादरण और छल दोनों के लिए अलग अलग अभियोजन चलाया जा सकता है। कपूर चंद मंगललाल चंदेरिया बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में अभियुक्त ने सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करते हुए कि सीमा शुल्क की निकासी के लिए उसे अपने स्वयं के शपथ पत्र में आवश्यक परिवर्तन करना आवश्यक है, उसमें हेरफेर किया। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की दोष सिद्धियों का अपास्त करते हुए अभिकथन किया कि इस मामले में अभियुक्त ने किसी को भी धोखा देने का प्रयास नहीं किया था और यदि किया भी था तो घटना 20 वर्ष पुरानी होने के कारण अभियुक्त पर्याप्त दंड भुगत चुका था। बीबीएल एन चेरी बनाम एन.ए. मार्टिन के बाद में केरल उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि किसी बैंक चेक के अनादरित हो जाने मात्र के आधार पर आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत छल का अपराध घटित नहीं हो जाता है, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि चेक जारी करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात था कि उसके खाते में चेक पर अंकित मूल्य की धनराशि उपलब्ध नहीं है। इस बात में परिवादी का कथन था कि उसने अभियुक्त को माल की सप्लाई इस आश्वासन पर दी थी कि माल प्राप्त होती है उसके मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा, और इस हेतु अभियुक्त ने परिवादी को उत्तर दिनांकित पोस्ट डेटेड चेक भी जारी कर दिए थे, परंतु ये चेक बैंक द्वारा अनादृत कर दिए गए क्योंकि अभियुक्त के खाते में उतनी राशि जमा नहीं थी। न्यायालय ने परिवाद को खारिज
करते हुए अभिकथन किया कि परिवादी अभियुक्त के विरुद्ध यह साबित करने में विफल रहा है कि चेक की रकम बैंक में उसके खाते में उपलब्ध न होने के बारे में उसे ज्ञान था, इसलिए उसे छल का प्रकरण नहीं माना जा सकता। सोमा चक्रवर्ती बनाम दिल्ली राज के बाद में अभियुक्ता जो सरकारी कॉरपोरेशन में कार्यरत थी को एक सह अभियुक्त के साथ धोखाधड़ी द्वारा सरकारी कोष में बड़ी धनराशि का अवैध भुगतान कराने का आरोप था। उसने ऐसे फर्जी सरकारी बिलों को पास करके उनका भुगतान कराया जो उसके कार्य क्षेत्र के बाहर थे, अतः उसके विरुद्ध धारा 420 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया। अभियुक्ता ने अपने बचाव में 2 दलीलें प्रस्तुत की। प्रथम यह कि उसके द्वारा फर्जी बिल असावधानी से पास किए गए जबकि उसमें उसका कोई दुराशय नहीं था। दूसरा यह कि इस फर्जी बिल कांड में अभियुक्ता और उसके सह अभियुक्त के अलावा अनेक अन्य कर्मचारी भी शामिल थे जिनके विरुद्ध केवल विभागीय जांच संस्थित करके उन्हें छोड़ दिया गया और आपराधिक प्रकरण से छूट दी गई, जबकि अभियुक्ता और सह अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया जो सरासर अनुचित, भेदभावपूर्ण एवं अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में था। उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा अन्यों के विरुद्ध भी आरोप पत्र जारी किया जाना चाहिए था। यह सही है, लेकिन केवल इस आधार पर अभियुक्ता का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप अवैध एवं बेबुनियाद थे और प्रकरण विचारण योग्य नहीं था। अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण विशेष न्यायालय को पुनः विचारण हेतु संप्रेषित किया गया। क्या किया गया? पुनः विचारण हेतु संप्रेषित किया गया। एन सेटो लोबो बनाम गोवा राज के बाद में एक बैंक कर्मचारी ने बैंक से एक रिक्त बैंक ड्राफ्ट फार्म गायब किया। दूसरे व्यक्ति ने उस पर बैंक एजेंट के फर्जी हस्ताक्षर किए तथा तीसरे व्यक्ति ने किसी काल्पनिक नाम से उस बैंक में खाता खोलकर उसे ड्राफ्ट को भुनाकर उस पर से 11,500 रुपये प्राप्त किए। उच्चतम न्यायालय ने इन तीनों अभियुक्तों को धारा 420, 467, 468, 471, 491, 381 एवं 204 धारा 120B के साथ पठित दो सिद्धि को उचित ठहराया। तथापि यह प्रकरण 24 वर्ष पुराना होने के कारण तथा बैंक कर्मचारी की नौकरी चली जाने के कारण अभियुक्तों के दंड को 2 वर्ष से घटाकर 6 माह कर दिया तथा प्रत्येक को 1,000 जुर्माने से भी दंडित किया गया। क्या किया गया? 1,000 रुपये से जुर्माने से भी दंडित किया गया। राम प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य के बाद में अभियुक्त जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत था। अपना बढ़ा हुआ कार्य विस्तार बताकर पदोन्नति की लालसा से उसने अनेक झूठी और फर्जी जीवन पॉलिसियां बनाई। यद्यपि इससे अपीलार्थी को कोई सदोष लाभ नहीं हुआ, लेकिन जीवन बीमा निगम को गंभीर हानि हुई थी, उसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अतः अभियुक्त की धारा 420 के अधीन की गई दोष सिद्धि को उचित मानते हुए न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी। दशरथ लाल चंदूलाल बनाम गुजरात राज्य के बाद में अभियुक्त 1 द्वारा अभियुक्त 2 की सहायता से जाली रसीदें काट कर दान वसूल किया जा रहा था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि अभियुक्त 2 को ये रसीदें जाली होने की जानकारी थी और अभियुक्त 2 जाली रसीदें देकर दान संग्रह करने के लिए अभियुक्त 1 का साथ दे रहा था। अतः अभियुक्त 2 को दोषी नहीं माना गया। बी सुरेश यादव बनाम सरीका बी एवं अन्य के बाद में परिवादी और अभियुक्त के बीच 350 वर्ग गज भूमि का प्लांट 23,80,000 में खरीदने का सौदा हुआ, जिसकी अग्रिम राशि के रूप में परिवादी ने दिनांक 30 सितंबर 2005 को 5 लाख रुपए का भुगतान किया। उक्त भूमि पर 2 पक्के कमरे भी बने हुए थे, लेकिन अभियुक्त ने करारनामा किए जाने के 1 दिन पूर्व उन कमरों को गिरा दिया और यह बात परिवादी से जानबूझकर बेईमानी से छिपाई रखकर उसके साथ छल किया। परिवादी ने इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध सिविल मुकदमा पहले से ही दायर कर रखा था, जहां उसने इस परिवाद में वर्णित तथ्यों से भिन्न तथ्यों का उल्लेख किया था। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि धारा 420 के अधीन छल के लिए आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध सिविल वाद भी साथ साथ दायर किया जा सकता है, क्योंकि यह विधि संगत है। लेकिन यहाँ परिवादी द्वारा धारा 420 के अपराध के लिए परिवाद दायर तथा सिविल वाद में दाखिल किए गए वाद पत्र में 2 परस्पर विरोधाभासी कथन किए गए होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सा तथ्य सही है, क्योंकि सिविल वाद अभी भी सिविल न्यायालय में लंबित है। अतः धारा 420 के अधीन छल का अपराध साबित न होने के कारण परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है। क्या है? परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है। अर्चना राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः दोहराया कि इस धारा के अपराध के लिए चीटिंग एक आवश्यक तथ्य है। किसी व्यक्ति के प्रति छल के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के साथ छल किया गया हो उसे बेईमानी से
संपत्ति किसी अन्य को प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो। नंबर दूसरा, किसी मूल्यवान प्रतिभूति या वस्तु को कपटपूर्ण तरीके से बनाया गया हो, बदल दिया गया हो अथवा विनष्ट कर दिया गया हो। प्रस्तुत बाद में परिवादी ने अपीलार्थी अर्चना राणा तथा उसके पति के विरुद्ध प्राथमिकी FIR दर्ज कराई कि उन्होंने परिवादी के पुत्र को नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए हड़प लिए और पुत्र को नौकरी न मिलने पर जब परिवादी ने अपीलार्थी और उसके पति घर जाकर रुपयों की वापसी की मांग की तो उन्होंने परिवादी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और बेइज्जती की। इस प्राथमिकी के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध IPC की धारा 419, 420, 323, 506 और 504 के अधीन आपराधिक कार्रवाई संस्थित की गई। अपीलार्थी ने इस कार्रवाई के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय CRPC की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त कार्रवाई को अपस्त करे, लेकिन प्रकरण के तथ्यों में एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील खारिज करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने विनिश्चित किया कि यदि परिवादी द्वारा दायर की गई प्राथमिकी में अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सरसरी तौर पर सही मान लिए जाएं तो भी यह धारा 420 का प्रकरण नहीं बनता, क्योंकि इसमें छल का तत्व विद्यमान नहीं है, जो कि धारा 420 के अंतर्गत आवश्यक होता है। अपीलार्थी के विरुद्ध 323, 506, 504 की आपराधिक कार्रवाई यथावत जारी रखने हेतु अभियोजन जारी रखा जाए। साथियों, अब हम कुछ आपको अंतर बताएंगे। क्या बताएंगे? अंतर बताएंगे। BNS की धारा 317 सब क्लॉज 2 और BNS की धारा 318 सब क्लॉज 4। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि BNS की धारा 318 सब क्लॉज 4 में दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। अब अंतर क्या है 317 सब क्लॉज 2 और 318 सब क्लॉज 4 में क्या अंतर है? धारा 317 सब क्लॉज 2 छल के अपराध को परिभाषित करती है, जबकि धारा 318 सब क्लॉज 4 संपत्ति के बेईमानी पूर्वक परिधान किए जाने के छल से संबंधित है। धारा 317 सब क्लॉज 2 के अनुसार उत्प्रेरण बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक किया गया हो, जो उत्प्रेरित करते समय अभियुक्त के आशय पर निर्भर करेगा। धारा 317 के 2 भाग हैं। इसमें देखिए साथियों 4 कर दिए गए। 317 सब क्लॉज 2 के 2 भाग बताए गए हैं। प्रथम भाग के अनुसार अभियुक्त ने परिवादी को संपत्ति का परिधान करने हेतु बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक उत्प्रेरित किया हो। दूसरे भाग के अनुसार अभियुक्त ने परिवादी को कोई कार्य करने या कार्य करने का लोभ करने के लिए साशय उत्प्रेरित किया हो। दूसरे शब्दों में छल के लिए उत्प्रेरण साशय किया होना आवश्यक है। क्या है? साशय किया होना आवश्यक है। तो साथियों, ये हमने आपको बताई BNS की धारा 318, जिसमें 4 सब क्लॉज हैं। फर्स्ट में छल की परिभाषा, दूसरे और तीसरे चौथे में दंड का प्रावधान किया गया है और किस प्रकार किन परिस्थितियों में दंडित किया जाएगा वो भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे BNS की धारा 319। क्या पढ़ेंगे? BNS की धारा 319, जो कि IPC की धारा BNS की धारा 319 IPC की धारा 416 और 419 के समरूप है। किसके समरूप है? 416 और 419 के समरूप है। तो साथियों, इसमें दंड का प्रावधान भी है। कितना है? इसमें 2 सब क्लॉज हैं। BNS की धारा 319 में कितने सब क्लॉज हैं? 2 सब क्लॉज हैं। पहला कोई बताता है प्रतिपूर्तन द्वारा छल क्या होता है, प्रतिरूपण द्वारा छल क्या होता है। BNS की धारा 319 सब, जो कि IPC की धारा 416 419 के समरूप है। प्रतिरूपण द्वारा छल, इसका सब क्लॉज 1 प्रतिरूपण द्वारा छल को स्पष्ट करता है और सब क्लॉज 2 में दंड का प्रावधान है कि दंड कितना दिया जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रतिरूपण द्वारा छल होता क्या है। जब एक व्यक्ति स्वयं को कोई अन्य व्यक्ति बताकर छल करता है, जब एक व्यक्ति स्वयं को कोई अन्य व्यक्ति बताकर छल करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल करने का दोषी होता है। जिस व्यक्ति का प्रतिरूपण किया गया हो वह वास्तविक होना आवश्यक नहीं है, या वह काल्पनिक या कोई मृत व्यक्ति भी हो सकता है। इस धारा के अंतर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, अभियुक्त द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण किया गया हो, अर्थात उसने स्वयं को कोई अन्य व्यक्ति को बताया हो। नंबर 2, उसने ऐसा साशय जानबूझकर किया हो। नंबर 3, अभियुक्त ने यह प्रतिरूपण किया हो कि वह
या कोई अन्य व्यक्ति जो वास्तव में है उससे भिन्न व्यक्ति है। परीक्षा में झूठा प्रतिरूपण। अप्पा स्वामी बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त स्वयं को बी नामक व्यक्ति बताकर परीक्षा में सम्मिलित हुआ। इस धारा के अंतर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए सिद्ध दोष किया गया। इसी प्रकार जहां अभियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किए गए सीजन टिकट पर रेल यात्रा करते हुए पकड़ा गया हो और इस प्रकार उसने उस नाम के व्यक्ति का झूठा प्रतिरूपण किया हो तो उसे इस धारा के अधीन आरोपित करके दंडित किया जाएगा। जाति के बारे में झूठा प्रतिरूपण। क्षितिज चंद्र चक्रवर्ती बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त ने जो निम्न जाति का था एक विवाह योग्य कन्या की माता को बताता है कि वह ब्राह्मण है। उसके इस मिथ्या निरूपण के कारण उस स्त्री ने अपनी पुत्री का विवाह अभियुक्त से करने के लिए सहमति दे दी, परंतु यदि उसे इस वास्तविकता का ज्ञान होता कि अभियुक्त निम्न जाति का है तो वह ऐसी सहमति कभी नहीं देती। इस बात में अभियुक्त को इस धारा के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। इसी प्रकार सम्राट बनाम मोहिम चंद्रशील के बाद में अभियुक्त ने परिवादी को यह प्रतिरूपित करते हुए कि लड़की ब्राह्मण जाति की है उससे 100 रुपये प्राप्त किए ताकि परिवादी अपने भाई का विवाह उस लड़की से कर सके। वास्तव में लड़की शूद्र जाति की थी, अतः अभियुक्त को लड़की की जाति के बारे में मिथ्या निरूपण के लिए इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। कुंवारे होने का मिथ्या निरूपण। जहां अभियुक्त ने बेईमानी से कपट पूर्वक परिवादी तथा उसकी पुत्री को बताया हो कि वह स्वयं कुमारा है और इस प्रकार उससे शादी करने के लिए उत्प्रेरित किया हो, जबकि वास्तव में वह विवाहित व्यक्ति हो और उसकी पत्नी जीवित हो, तो उसे इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाएगा। जहां किसी व्यक्ति ने लड़की को एक सम्राट घराने की स्त्री की संतान निरूपित किया हो जबकि वास्तव में वह लड़की किसी अन्य स्त्री की संतान हो, तो अभियुक्त को इस धारा के अपराध का दोषी माना जाएगा। प्रेम भीखा बनाम सम्राट के मामले में अभियुक्त ने किसी अन्य के नाम से न्यायालय में शपथ पूर्वक साक्ष्य दी। यह निर्णय दिया गया कि इस मामले में अभियुक्त आईपीसी की धारा 191, 193 का अपराध का दोषी था, न कि धारा 416 के अंतर्गत मिथ्या प्रतिरूपण द्वारा छल के अपराध का। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सिविल सर्विस का अधिकारी होना मिथ्या निरूपित करके किसी व्यक्ति को माल उधार देने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसकी कीमत चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं है, तो उसे इस अपराध का दोषी माना जाएगा, यानी इस अपराध का दोषी होगा। क्या होगा? बीएनएस की धारा 319 के अपराध का दोषी होगा। कौन होगा? जो इस प्रकार का कृत्य करेगा। क्या करेगा? जो इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दोषी ठहराया जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार अगर हम देखें कि इसमें सजा का प्रावधान क्या है, ये तो हमने बता दिया सब क्लॉज 1। सजा का प्रावधान है 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, दोष सिद्ध होने पर दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। तो साथियों हमने आपको इस वीडियो में 3 सेक्शन बताए हैं। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हैं क्योंकि पहले आईपीसी में कुछ और धारा थी, अब कुछ और हो गई हैं। तो 317 चुराई हुई संपत्ति, 318 छल और 319 प्रतिरूपण द्वारा छल हमने आपको बताए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।